तो दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें हम जो है प्रोसेस को इतना स्टेराइल रखते हैं, जो भी प्रोसेस है, जो भी सेल्स हम जो मॉडिफाई किए सेल्स, दे आर केप्ट इन ए स्टेराइल सराउंडिंग सो दैट जो डिजायरेबल सेल्स हैं, डिजायरेबल माइक्रोब हैं, वही हमारी उन्हीं का रिप्रोडक्शन हो, और जिससे कि हम एक प्योर जो चीज़ बना रहे हैं वो प्योर फॉर्म में बने, लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, ये जो प्योर फॉर्म में बने तो उसकी स्टेरिलिटी को मेंटेन करना ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का काम है। तो स्टेप्स आ जाते हैं इसमें, जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज, किसी ऑर्गेनिज को मॉडिफाई कैसे किए, उसमें कैसे करें, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक डीएनए को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डीएनए है जो हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में। फिर जो आइडेंटिफाई किया है, जो डीएनए आइडेंटिफाई किया है, देन इट इज टू बी इंट्रोड्यूस, इसको दूसरी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर तीसरा काम है इसको मेंटेन करना, जो नया जीन जो हमने नया डीएनए जो होस्ट सेल में दिया है, इसकी मेंटेनेंस करते हैं, सो दैट जो मॉडिफाइड डीएनए है वो प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाए। मतलब हमारा ऑर्गेनिज्म, हमारा जो रोल है वो जो मॉडिफाइड डीएनए है वो प्रोजेनी में चला जाए। तो दिस इज हाउ वी, मतलब इस तरह से हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, जैसे मैंने पहले बताया हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स पहले भी थी, जिसमें अनडिजायरेबल चीज़ों को यूज, मतलब उनको प्रमोट नहीं करते थे, उनकी ग्रोथ नहीं चाहते थे, डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते थे। लाइक एनिमल्स को, हमने डिजायरेबल जो गुणों वाले एनिमल्स को ज़्यादा रिप्रोड्यूस कराया, हाइब्रिड एनिमल्स है, हाइब्रिड वेजिटेबल्स है, हाइब्रिड फ्रूट्स हैं, सो दैट दे कैन यील्ड मोर, ज़्यादा पैदावार हो, ज़्यादा उनके अंदर गुण हो। इसी तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग में केवल डिजायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में डिजायरेबल गुणों को, इसमें डिजायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसको जो है होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं, होस्ट सेल के अंदर भेजते हैं। ये काम हमारा करता है एक वेक्टर करता है, जैसे मॉस्किटो एक वेक्टर है, जो मॉस्किटो प्लाज्मोडियम वायरस को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ले जाता है, वेक्टर का काम करता है। ऐसे ही डीएनए सीक्वेंसेस प्लाज्मिड्स, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया जो है प्लाज्मिड्स होते हैं, दे एक्ट एज वेक्टर फॉर दिस रोल। जो हमारा रोल है, जो इंट्रोड्यूस करना है डीएनए को, नए डीएनए को बैक्टीरिया सेल में ग्रोइंग के लिए, वो जो है वेक्टर जो है वेक्टर का जरूरत पड़ती है, वो वेक्टर का काम हमारा प्लाज्मिड करता है। प्लाज्मिड्स आपको पता है, प्लाज्मिड्स जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल में एक तो क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सारे रोल्स करता है, जो भी उसकी जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस हैं, मतलब जो भी उसकी विशेषताएं हैं, वो क्रोमोसोमल डीएनए के एक्सप्रेशन से होती हैं। देन एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सीक्वेंस होती है, उसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड्स का क्या होता है, ये एक तो फर्स्ट इनकी क्वालिटी होती है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, दूसरा ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस विद द क्रोमोसोमल डीएनए। दोनों सेपरेटली ट्रांसक्रिप्शन होता है, दोनों का जो कॉपी बनती है सेपरेटली बनती है। प्लाज्मिड्स क्या है, प्लाज्मिड्स बहुत सारी कॉपीज भी बना सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं होता। वो प्लाज्मिड्स अंदर बैक्टीरिया सेल में रहेंगे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते आपको।
उसके बाद क्या होता है, ये जो है प्लाज्मिड्स में हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया अपने डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस को। उसके बाद इस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरियल सेल में छोड़ देते हैं। बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मिड्स जो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारा डिजायरेबल डीएनए होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं। दूसरा भाई जरूरत क्यों पड़ी हमें जो है इसकी वेक्टर की या प्लाज्मिड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमने डिजायरेबल डीएनए सीक्वेंस लिया उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए में एक अलग कंसेप्ट है। डीएनए सीक्वेंस में डीएनए की जो सीक्वेंस होती है, जीन जब जीन बनता है तो उसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। एक डीएनए सीक्वेंस में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं। नेचुरल जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं। डीएनए सीक्वेंस के अंदर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। और ही कहते हैं उसको, और ही कहते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होना शुरू होता है। यहाँ पर अनफोल्डिंग होती है डीएनए की, इस पॉइंट पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, और इसका रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। और एक जीन में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जब अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसी डीएनए में नहीं होगा तो वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो इसलिए हमको वेक्टर की जरूरत पड़ती है। वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, और हमारा डिजायर्ड जीन के अंदर जो एलियन डीएनए है, बाहरी डीएनए है, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता। तो जब हम इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं एलियन डीएनए को, तो ये प्लाज्मिड डीएनए का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूज करके उसके साथ रेप्लिकेट कर सकता है और मल्टीपल कॉपी बना सकता है। तो ओरिजिनल रेप्लिकेशन को यूज करने के लिए हम उसको प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करते हैं। जो ये टेक्नोलॉजी है इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग एंड इंसर्टिंग ए फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको ज्वाइन करके इसको जो नया डीएनए बनाते हैं इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। फर्स्ट जो थी वो 1972 में स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था। फर्स्ट RDNA रिकम्बिनेंट डीएनए वाज मेड बाय स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर in 1972। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साल्मोनेला टाइफिमोडियम के प्लाज्मिड से आइडेंटिफाई किया और वो आइसोलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद इस जीन को, इस डीएनए सीक्वेंस को, इस पीस को उन्होंने ई कोलाई के प्लाज्मिड में लिंक कर दिया, है ना, और ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। लिया था साल्मोनेला टाइफिमोडियम से और इंट्रोड्यूस कर दिया ई कोलाई में, इश्चेरिचिया कोलाई में, दूसरे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जीन जो है ई कोलाई में एक्सप्रेस होने लगा, मल्टीप्लाई इन ई कोलाई। ये इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल यूज किया, प्लाज्मिड से उठाया जीन, उसके प्लाज्मिड से उठाया और दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करके रिप्रोड्यूस कराया। हमें क्या क्या टूल्स चाहिए रिकम्बिनेंट RDNA बनाने के लिए, क्या क्या टूल्स चाहिए?
क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, जैसे बताया, आइडेंटिफाई करते हैं हम कौन से जीन को हम उठा के दूसरी सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करने के बाद हमको मल्टीपल टूल्स चाहिए, भाई कैसे हम उसको निकालेंगे, कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और किस तरह से रेप्लिकेशन होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स उसमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स, डीएनए के स्पेसिफिक फ्रेगमेंट साइट्स पे काट देते हैं उसको। जो डीएनए होता है उसमें स्पेसिफिक साइट्स आती हैं, जब भी साइट्स आती है वहाँ पे ये मॉलिक्यूलर सीजर्स या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को काट देते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरह के होते हैं, इनको न्यूक्लियेसिस कहते हैं, जो है इंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियसिस। इंडो मतलब अंदर से काटना, और दूसरा एक्सोन्यूक्लियसिस वो बाहर से एंड से काटते हैं डीएनए को, वो एक्सोन्यूक्लियसिस होते हैं। और जो अंदर बीच में से काटते हैं डीएनए को, सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करें। कुछ पार्टिकुलर सीक्वेंसेस होती हैं, पेनिंड्रोमिक्स बोलते हैं उनको, वो आगे से पीछे अगर पढ़ी जाए 5' 3' में और 3' 5' में, तो सेम होती है। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं पेनिंड्रोमिक है जी। ऊपर की में देखिए 5' to 3' GAATTC जो सीक्वेंस है वो GAATTC है, 5' to 3'। उसकी दूसरी कंप्लीमेंट्री उसमें देखेंगे सीक्वेंस में 5' 3' दूसरी डीएनए की दूसरी सीक्वेंस में देखेंगे तो सेम सीक्वेंस है GAATTC। पेनिंड्रोमिक्स, जैसे बहुत इंग्लिश में भी वर्ड्स हैं कुछ जो आगे से पीछे समान पड़े जाते हैं, लाइक मलयालम, चाहे उसे आगे से शुरू कर लो चाहे पीछे से शुरू कर लो, स्पेलिंग सेम है उसकी। तो इसी तरह के पेनिंड्रोमिक्स, इनको पेनिंड्रोमिक्स कहते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं। ऐसे ही सीक्वेंसेस होती हैं स्पेशल डीएनए में, इनको पेनिंड्रोमिक्स कहते हैं। और यहाँ इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये इंडोन्यूक्लियसिस, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसिस, यहाँ पे इसको काट देते हैं। इसमें डायग्राम में बहुत ही खूबी से बताया गया है। जो इंडोन्यूक्लियस है, इसको पेनिंड्रोमिक्स को जीसी के अंदर काटता है, तो सीक्वेंस को अलग अलग कर देता है। देखिए इसी में डायग्राम में देखिए बहुत ही बेहतरीन से समझाया गया है। जीसी को इधर से काट दिया, लेफ्ट हैंड पे काटा है, और जीसी से ही राइट हैंड पे जीसी को छोड़ दिया, बाकी को सेपरेट कर दिया, बाकी सीक्वेंस को इनको अनपेयर कर दिया। तो इधर अनपेयर होगा TTAA, नीचे वाले डीएनए में, नीचे वाले सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। ऊपर भी TTA है, सिंगल स्ट्रैंड में डीएनए जो है सेपरेट हो गए। इनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड बेसिस हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं। इनको पेयरिंग की जरूरत है, ये ऐसे रह नहीं सकते, अनस्टेबल है ये, इस तरह से कभी नहीं रह सकते ये। इनको तुरंत पेयर कर लेके अपनी जो पेयरिंग कर लेंगे, डीएनए सीक्वेंस, डीएनए की पेयरिंग हो जाएगी। डीएनए अनपेयर नहीं होता, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, तो ये स्टिकी एंड्स कहते हैं इनको। ये तुरंत ही पेयर, मतलब एक दूसरे से पेयर कर लेंगे ये। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, अभी तक काफ़ी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम लोग आइसोलेट कर चुके हैं, इसका नोमेनक्लेचर है, स्पेसिफिकली नोमेनक्लेचर का सिस्टम है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का है उनको जो है, जैसे एक एग्जांपल ले लें, इको R1। तो फर्स्ट जो होता है ई कैपिटल ई, डायग्राम में देखें कैपिटल ई कम्स फ्रॉम द जीनस इस्चिया कोलाई। तो ई कम्स फ्रॉम द इस्चिया, that is genus, then coli is the species, eco, then R is the strain of that E. coli, and 1 is the order मतलब first, this is the first endonuclease of eco R. तो ये बताता है, तो eco R1 comes from E. coli RY, that is strain 13, यहाँ से इंडोन्यूक्लियस, ये वाला इंडोन्यूक्लियस इस वाले बैक्टीरिया से आया है। तो पहला जीनस शो करता है, ये क्वेश्चंस में आ सकता है।
एमसीक्यूज में भी आता है। पहला जो लेटर है जीनस शो करता है, दूसरे दो लेटर जो स्मॉल लेटर है वो स्पीसीज शो करते हैं, फिर से कैपिटल लेटर आता है दैट शोज द स्ट्रेंथ, एंड उसके बाद नंबर आता है, नंबर शोज द ऑर्डर 1 2 3 4 5, कौन से ऑर्डर का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस, ये हमने आइडेंटिफाई किया है। एक्सोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस का रोल नहीं है इसमें, एक्सोन्यूक्लियस इसमें जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक्सोन्यूक्लियस का ज़्यादा रोल नहीं होता है। एक्सोन्यूक्लियस दूसरे टाइप के न्यूक्लियस होते हैं जो कि एंड से डीएनए को काटते हैं, रिमूव करते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस क्या है? एंडोन्यूक्लियस बीच में जहाँ भी पेलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ से उनको कट कर देते हैं। तो फर्स्ट जो एंडोन्यूक्लियस जो आइडेंटिफाई हुआ था दैट इज नेम्ड एज HIND2। ये जो है डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है 6 एट ए सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। अभी जो हमने बताया GAATTC, GAATTC, ये HIND2 का सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन सीक्वेंस है GAATTC, और ये पैलिंड्रोमिक है। दूसरे में भी यही इसका अपोजिट GAATTC, नीचे 5' to 3' पढ़ेंगे, उसमें 3' to 5' ऐसे पढ़ेंगे दोनों में। तो HIND2 इसी के बारे में ही आगे समझाया गया है इसमें। HIND2 का है आइडेंटिफाई किया, ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक को आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे अपना एक्शन किया, वहाँ से उसको कट कर देता है। तो कट करके जो है स्टिकी एंड्स बना देता है। स्टिकी एंड्स जो है अनपेयर्ड सीक्वेंस, छोटी छोटी अनपेयर्ड एंड्स होते हैं डीएनए के, जहाँ पे वो दूसरे डीएनए से तुरंत जुड़ सकता है। तो ये क्या करते हैं हम जो मीडियम में, एक तो वांटेड डीएनए को जो हमें इंट्रोड्यूस करना है, और दूसरा प्लाज्मिड का डीएनए, दोनों को एक जगह मीडिया में ये सेम जो एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, सेम को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेड वाला है ये तो वेक्टर डीएनए का है, और जो ब्लैक वाला है ये फॉरेन डीएनए का है जो कि हमें इंट्रोड्यूस करना है। अब जो है क्या करता है कि जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, HIND2 है, ये वेक्टर डीएनए की भी वही सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेगा और फॉरेन डीएनए की वही सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेगा, पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और वहां से इनको काटेगा। तो स्टिकी एंड रेड का एक स्टिकी एंड बन गया, एक इसी प्रकार ब्लैक का स्टिकी एंड बन गया। मल्टीपल कॉपीज होती हैं, तो हिट एंड ट्रायल से ब्लैक एंड रेड स्टिकी एंड जैसे ही होते हैं। तो फिर उसके बाद एक दूसरा हम एंजाइम इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? इन बेसिस को जोड़ देता है। तो हिट एंड ट्रायल से रेड, ब्लैक एंड रेड जुड़ जाते हैं। तो उस तरह से हमारे पास जो है स्टिकी एंड फिर से जुड़ गए, वो फिर से डबल सीक्वेंस बन गया, सीक्वेंस कंटिन्यूस हो गई, और हमें एक रिकम्बिनेंट डीएनए मिल गया। तो दो एंजाइम्स का इसमें रोल हुआ, इंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा है लाइगेज जोड़ देता है, स्टिकी एंड्स को जोड़ देता है। और इस तरह से रेड वेक्टर डीएनए एंड ब्लैक में जो फॉरेन डीएनए है, नीचे थर्ड रो में देखोगे कि ये आपस में जुड़ गए। ठीक है, और ये कंटिन्यूस एक रिकम्बिनेंट नया डीएनए बन गया पूरा। जो पूरा पहले रेड ही सीक्वेंस होती है यहाँ पे, तो ये रेड एंड ब्लैक सीक्वेंस हो गई, आगे जाके वो रेड सीक्वेंस फिर से हो गई होगी। तो ये वेक्टर में एक फॉरेन डीएनए हम जोड़ पाए दो एंजाइम्स की मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज। सर एक बार फिर से समझाइएगा सर। हाँ,
फिर से मैं बता देता हूँ। जो डायग्राम में देखिए, डायग्राम में थोड़ा ध्यान लगाइए। जो वेक्टर डीएनए है वो रेड में दे रखा है, फॉरेन डीएनए ब्लैक में शो कर रखा है इसमें। तो दोनों को हमने डीएनए अभी दोनों डीएनए हमने एक किसी मीडिया में छोड़ दिए। उसके बाद हम जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें। यहाँ पे HindII का यूज किया गया है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंट्रोड्यूस करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करता है, दोनों में, वेक्टर डीएनए में भी और फॉरेन डीएनए में भी। फर्स्ट स्टेप ये हुआ। फिर ये जब आइडेंटिफाई कर लेता है तो वहां पे इसको अनफोल्डिंग कर देता है और वहां से कट कर देता है, डीएनए को कट कर देता है, दोनों डीएनए को कट कर देता है। वेक्टर डीएनए को भी कट करता है और फॉरेन डीएनए को भी कट करता है और स्टिकी एंड्स बना देता है। स्टिकी एंड्स तक का काम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। स्टिकी एंड बनाने का काम, कट करना और स्टिकी एंड बनाने का काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का है। ठीक है। उसके बाद जब ये स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, दोनों में, रेड में बन गए, दैट इज वेक्टर डीएनए में, और फॉरेन डीएनए में स्टिकी एंड्स बन गए। अब इनको चिपकना है, दोनों को आपस जुड़ना है। ठीक है, दोनों को जोड़ना है। इसके लिए डीएनए लाइगेज हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसी मीडिया में, डीएनए लाइगेज डालते हैं। तो डीएनए लाइगेज कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को आपस में जोड़ देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से फिर से जोड़ देता है। तो ये सीक्वेंस हमारी फिर से पूरी हो जाती है। डीएनए हमारा पेयर हो जाता है डीएनए का। डीएनए जो सिंगल थ्रेड बन गया था, जो स्टिकी एंड्स बन गए थे, वो आपस पेयर हो जाते हैं और वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए जुड़ जाता है। पैलिंड्रोमिक पे ही जुड़ते हैं, पैलिंड्रोमिक पे ही करते हैं और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही जुड़ते हैं। ठीक है। यस सर। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हर एक डीएनए में होती है, कुछ कुछ डिस्टेंसेस पे होती हैं, वो एंजाइम पहचान लेता है। डिस्टेंसेस अलग अलग हो सकते हैं और ये रैंडम होते हैं डिस्टेंसेस, वहां सब डिस्टेंसेस से उसको काट देता है वो। जितने भी डिस्टेंसेस, मान लो एक जीन में 10 ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GATTC की, तो 10 जगह से ही उसको काटेगा वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और फिर लाइगेज उसको 10 जगह से जोड़ देगा। ये फिर से एक डायग्राम में समझाया गया किस तरह से हम लोग जो है इसको रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं। पहले हमने फॉरेन डीएनए लिया और इधर वेक्टर डीएनए है। फॉरेन डीएनए को हमने एक ही एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ही प्रकार का यूज करते हैं, जिससे कि सेम हमारे स्टिकी एंड्स दोनों तरफ सेम बने। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से दोनों को काटते हैं, फॉरेन डीएनए को भी काटते हैं और वेक्टर डीएनए को भी काटते हैं। ठीक है, जिससे कि स्टिकी एंड्स सेम बने, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, दोनों में एक ही सीक्वेंस आइडेंटिफाई होनी चाहिए, जिससे कि पेयरिंग समान हो जाए। अगर पेयरिंग नहीं, अगर अलग अलग काट दिए, डिफरेंट सीक्वेंसेस में काट दिए, तो पेयर नहीं हो पाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दोनों पे एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप का एंजाइम काम करता है टू मेक सेम सीक्वेंसेस, सेम स्टिकी एंड, जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो, आपस में पेयर कर जाए। ठीक है। उसके बाद जब ये स्टिकी एंड होते हैं तो लाइगेज, यहाँ पे लाइगेज काम करता है, और ये जो फॉरेन डीएनए ये कटा है और यहाँ से वेक्टर डीएनए कटा है, ये फॉरेन डीएनए इसमें मर्ज हो जाता है, इसी में मर्ज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं RDNA, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद जब भी सेल डिवाइड करेगी तो जो नया गुण आया है रिकम्बिनेंट डीएनए से, वो उसकी प्रोजेनी में चला जाएगा। तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। ठीक है, जो नया गुण हम चाह रहे थे बैक्टीरिया के अंदर, वो वी कुड इंट्रोड्यूस। उसके बाद उसका प्रोजेनी में चला गया, तो उसका रिप्रोडक्शन के बाद तो हमारा प्रोसेस पर्पस जो सॉल्व हो गया। हमारे पास वांटेड, जो हमारे चाहते थे, जो भी गुण हम चाहते थे, वो हम नई प्रोजेनी में उसको इंट्रोड्यूस कर पाए। अभी तक कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इट्स बट नॉट सो डिफिकल्ट। ठीक है, समझ में आ गया सर।
बहुत ही आसान से उसको समझे तो केवल 3 लाइन का पूरा जितना भी मैंने इतना कहानी है 3 लाइन में फिर से इसको मैं समराइज कर देता हूँ। पहले हमने फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए एक ही मीडियम में डाला, ठीक है। उसके बाद एक ही इंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक प्रकार का ये डाला जो कि सेम सीक्वेंस को दोनों में फॉरेन डीएनए में भी और वेक्टर डीएनए में भी आइडेंटिफाई करके कट कर देगा और वहां पे स्टिकी एंड बना देगा, ठीक है। उसके बाद हम लाइगेज डीएनए लाइगेज डालते हैं, तो डीएनए लाइगेज जो है स्टिकी एंड जो फॉरेन डीएनए में बना था और वेक्टर डीएनए में बनाएगा, उन दोनों को जोड़ देता है और जो अनपेयर्ड स्टिकी एंड रह जाते हैं वो पेयर हो जाते हैं और इस तरह से वो वांटेड डीएनए फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए में जुड़ गया और वी गेट द हमें प्राप्त होता है आर डीएनए, नया डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाता है हमको। उसके बाद ये हुआ किस तरह से हमने डीएनए इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद डीएनए इंट्रोड्यूस करके जो प्लाज्मिड में हमने वेक्टर डीएनए भेजा, क्योंकि वेक्टर डीएनए की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई नहीं होता हमारे पास। फॉरेन डीएनए की सीक्वेंस में ओराई नहीं होता, तो ये फॉरेन डीएनए जो ओराई ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो वेक्टर डीएनए के ओराई को यूज करता है और तब जाके रिप्रोड्यूस होता है, रेप्लिकेट होता है। तो इसलिए वेक्टर डीएनए में उसको ट्रांसफर कर दिया। वेक्टर डीएनए को सेल में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद सेल डिवाइड करना शुरू कर देती है और नया जो हमने कोई भी जो गुण डाला था वो नई प्रोजेनी में आना शुरू हो जाता है। तो इन दिस वे रेस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बना सकते हैं। इंपोर्टेंट यही है इस पॉइंट में, क्वेश्चन भी यही आता है, दोनों फॉरेन डीएनए पे भी और वेक्टर डीएनए पे भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, सेम, सो दैट जो सीक्वेंसेस हैं, जो अनपेयर्ड स्टिकी एंड्स बनते हैं वो सेम बने दोनों पे, फॉरेन डीएनए पे भी और वेक्टर डीएनए पे भी सेम बने, इसलिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज्ड on both foreign DNA and vector DNA। ठीक है, चलिए आगे, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यस सर। तो अब जो है प्लाज्मिड्स को हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। प्लाज्मिड में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया और दिस प्लाज्मिड एक्ट्स एज ए वेक्टर। ये वेक्टर जो है कैसे है, ये हमारा जो फॉरेन डीएनए को सेल के अंदर ले जा रहा है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ले जा रहा है, जहाँ पे हमारा जो वांटेड डीएनए, जो फॉरेन डीएनए उसके प्लाज्मिड डीएनए के साथ रेप्लिकेट कर पाए और हमें मल्टीपल कॉपी मिल जाए हमारे नए डीएनए की। प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये अपने आप रेप्लिकेट करते हैं, दे आर ऑटोजोमली रेप्लिकेटेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, प्लाज्मिड्स 1 से 2 कॉपी हो सकते हैं, 15 से 100 कॉपी भी हो सकते हैं, 15 से 100 तक कॉपी हो सकती है एक सेल के अंदर, एक ही बैक्टीरिया के अंदर। देन एक बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं, ये मल्टीपल कॉपीज हो सकती हैं विद इन द बैक्टीरियल सेल। तो जब ये हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है, जो प्लाज्मिड है, जब मल्टीप्लाई करता है तो हमें मल्टीपल कॉपीज इसकी मिलती रहती हैं, अपने नए डीएनए की मल्टीपल कॉपीज मिल जाती हैं। तो फीचर्स क्या हैं वेक्टर को सेलेक्ट करने की फीचर्स क्या है? वेक्टर को सेलेक्ट करने के फीचर्स हैं, एक तो हमारे पास वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस होनी चाहिए। हमारा पर्पस जब सॉल्व होगा जब उसमें ओराई होंगे तो ही वो रेप्लिकेट कर पाएगा। तो हमारा पर्पस
तभी वेक्टर में सॉल्व होगा जबकि और आई होंगे वेक्टर के अंदर। उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर्स, मार्कर जीन्स होने चाहिए। मतलब मार्कर जीन्स मतलब जब हम उसको जब वो प्लाज्मिड जब वो डीएनए रेप्लिकेट करे तो अपने आप को जो फिर उसका जो गुण है वो उसको देख के हम लोग देख पाए कि यहाँ हमारा जो है पर्टिकुलर जीन ग्रो रेप्लिकेट कर रहा है, तो उसके लिए मार्कर सूटेबल मार्कर्स होने चाहिए उसके अंदर। देन क्लोनिंग साइट्स, क्लोनिंग साइट इन द सेंस उसमें ये पेरेंटोमिक सीक्वेंसेस होनी चाहिए जहाँ पे हम क्लोन्स बना सकते हैं, जहाँ पे हम नया अपना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नया जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पेरेंटोमिक साइट्स। और उसके बाद वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो ये वेक्टर्स हम ये जीन्स जो हम इनको जो बनाते हैं, इसको जो है फिर से हम प्लांट और एनिमल्स में इंट्रोड्यूस कर पाए, उस तरह उसके लिए भी वेक्टर चाहिए। ठीक है, जो नया हमारा प्रोड्यूस्ड जीन है, कोई हमने ह्यूमन के लिए कोई जीन थेरेपी के लिए नया जीन बनाया तो उसको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए भी एक वेक्टर चाहिए। जाएगा कैसे, जाने के लिए उसको ले जाने के लिए वेक्टर चाहिए, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसको वेक्टर बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही वेक्टर कहलाता है। तो जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो केवल ट्रांसपोर्ट करता है इसको, ठीक है, तो वो मॉस्किटो मलेरिया में वेक्टर है। ऐसे ही हमें वेक्टर चाहिए। डीएनए तो हमने बना लिया, डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए फिर से वेक्टर चाहिए जो हमें डिजायरेबल गुण हमें दे पाए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में बताया, इट इज सीक्वेंस जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ए पीस ऑफ डीएनए लिंक टू ओराई कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। कोई भी डीएनए इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये रेप्लिकेट कर सकता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक पॉइंट होता है, इससे जब रेप्लिकेशन शुरू होता है डीएनए का, तो ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, लेफ्ट साइड भी चलता है, राइट साइड भी चलता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे अनफोल्डिंग होती है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, देन रेप्लिकेशन गोज ऑन बोथ डायरेक्शंस, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। 5' डायरेक्शन में चलता है और 3' डायरेक्शन में चलता है डीएनए के, सो दैट डीएनए जल्दी से रेप्लिकेट हो जाए। तो दोनों डायरेक्शन में चलता है, और एक जीन पे या एक डीएनए सीक्वेंस में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर, मार्कर क्या होते हैं? ये ट्रांसफॉर्मेंट्स को जो सेल हमने बनानी चाहिए, है ना, जो हमारे डिजायरेबल सेल्स है, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट कर दे। इस तरह के मीडिया को सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं, मार्कर जीन्स। यह वो जीन होता है जो कि ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है और बाकी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, अनडिजायरेबल को एलिमिनेट कर देता है। ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेंट वह सेल होती है जिसमें हम अपना नया डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, जिसमें नया डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं होता, उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। तो सेलेक्टेबल मार्कर वह जीन होता है, ऐसा जीन होता है जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट को तो सेलेक्ट कर लेता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट कर देता है। अभी हम इस पे आएंगे किस तरह सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं ई कोलाई के, लाइक एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, जो कि सेलेक्ट कर लेते हैं हमारी ट्रांसफॉर्मेंट सेल को सेलेक्ट करेंगे। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, वो मैं अभी आगे समझाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेलेक्टेबल मार्कर किस तरह से काम करते हैं। तो जो नॉर्मल ई कोलाई होता है, इनके अंदर ये पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक है, इनके लिए रेजिस्टेंस नहीं होता। मतलब अगर हम उसको एम्पिसिलिन देंगे, टेट्रासाइक्लिन देंगे, क्लेनामाइसिन या क्लोरामफेनिकोल देंगे, इसके ऊपर छोड़ेंगे ई कोलाई के ऊपर, तो ई कोलाई डेड हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता इन एंटीबायोटिक्स के लिए।
तो आगे सेलेक्टेबल मार्कर कैसे बनाते हैं वो अभी आगे चलेंगे। इकोलाई के डायग्राम, इकोलाई का ही एग्जांपल एनसीईआरटी में समझाया गया है, उसी को भी समझा देते हैं किस तरह से ये काम करते हैं। एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस है किस तरह से हमें सेल्स को सेलेक्ट करने में मदद करेगा, वो अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब क्लोनिंग साइट्स पर जाएं। क्लोनिंग साइट्स वही होते हैं रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है, इनको क्लोनिंग साइट्स कहते हैं। तो मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट ऑब्वियसली बहुत सारे फ्रेगमेंट बना देगी और इट विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। तो प्रेफरेबली क्लोनिंग साइट एक होनी चाहिए, एक जीन में एक क्लोनिंग साइट होगी तो हम ज़्यादा इजीली हम उसको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे अपने फॉरेन डीएनए को उसमें। और मल्टीपल हुई तो उसका एक ही जीन में मल्टीपल टाइम पे हमारा जो है डीएनए इंट्रोड्यूस हो जाए। अब हम पीछे बात कर रहे थे इकोलाई में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के प्लाज्मिड्स को हम इंट्रोड्यूस करें तो हम कैसे जो सेलेक्ट कर पाएंगे इन कॉलोनीज को। तो वो उसका हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हेन प्लाज्मिड्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें 3 टाइप की सेल मिलती है इकोलाई में, 3 टाइप की सेल मिलती हैं। पहली मिलती है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स, इकोलाई है। इकोलाई सभी में वो डीएनए नहीं गया हमारा जो हम चाहते थे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस डीएनए, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस चाहते थे हम इकोलाई में चाहते थे ओरिजिनली, तो सभी में नहीं गया। तो 3 तरह की सेल्स इस तरीके से हमको मिल सकती हैं। एक होती है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, इनमें प्लाज्मिड्स नहीं होते, तो इनमें ये टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस नहीं होगा। दूसरी होती है ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। इसमें ऐसा प्लाज्मिड चला जाता है, नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जाता है जिसमें रेजिस्टेंस दोनों टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के रेजिस्टेंस चला जाता है, ठीक है। नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड, नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए जाता है इसमें। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इकोलाई के अंदर जो है एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता। तो हम एक बाहर से एक ऐसा प्लाज्मिड लेते हैं, किसी भी सेल से एक ऐसा प्लाज्मिड लेते हैं जो कि जिस प्लाज्मिड में दो ऐसे डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो कि उस सेल को एम्पिसिलिन से और टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट करते हैं, ठीक है। तो वो प्लाज्मिड हम इकोलाई के सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो
क्या होता है कि हमारे पास तीन टाइप की सेल मिलती है। एक होती है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, जिसमें प्लाज्मिड हमारा गया ही नहीं, जो नया प्लाज्मिड हम डालना चाह रहे थे सेल के अंदर वो गया ही नहीं। तो ये जो नॉन रिकम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल होंगी जिनके अंदर प्लाज्मिड नहीं गया, इनमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं डेवलप होगा। तो ये आगे जब हम इसको एक पेप्टाइड डिश में जहाँ पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों एंटीबायोटिक है उसमें डालेंगे तो ये कॉलोनी ग्रो नहीं करेगी, डेड हो जाएगी ये कॉलोनी। तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल हुई। उसके बाद होती है ट्रांसफॉर्मेंट सेल विद नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड तो हम डाला लेकिन वो प्लाज्मिड में रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं हुआ। रिकम्बिनेंट डीएनए हमारा तब बनेगा जबकि एम्पिसिलिन को टेट्रासाइक्लिन को ब्रेक करके वो अलग अलग कर दे। रिकम्बिनेंट तो रिकम्बिनेंट हमारा पर्पस था एक ऐसा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना जो कि केवल एम्पिसिलिन पे ही एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस तो इक्वल में हो जाए लेकिन टेट्रासाइक्लिन का ना हो। ऐसा रिकम्बिनेंट डीएनए हम बनाने की कोशिश कर रहे थे करेंगे। तो रिकम्बिनेंट डीएनए हमारा नहीं बना। हमारा ओरिजिनल प्लाज्मिड जो हमारा था जिसमें दोनों रेजिस्टेंस थे, एम्पिसिलिन भी टेट्रासाइक्लिन भी, वही चला गया। नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड चला गया हमारे इकोलाई में। तो सेल तो ट्रांसफॉर्मेंट हुई लेकिन विद नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए से प्लाज्मिड से। तो ये सेल्स दोनों के लिए रेजिस्टेंस हो गए, टेट्रासाइक्लिन के भी रेजिस्टेंस हो गया, इकोलाई और एम्पिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंस हो गया। तीसरा था हमारा जो मेन मकसद था वो था एक ऐसा सेल बनाना जो केवल एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस हो, टेट्रासाइक्लिन के लिए ना रेजिस्टेंट हो। तो ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, इसमें प्लाज्मिड हमारा रिकम्बिनेंट हुआ, मतलब हम वो एम्पिसिलिन का केवल रेजिस्टेंस प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर पाए। तो ये हमारा मेन मकसद था वो था ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो ये जो सेल होती है ये रिकम्बिनेंट होती है, ये रेजिस्टेंस होती है केवल एम्पिसिलिन के लिए और टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं रेजिस्टेंट होगी। तो ये दिस इज द सीक्वेंस। हम चाह क्या रहे थे, बेसिकली ये चाह रहे थे कि ये हमारा प्लाज्मिड बना हुआ है, इसमें दो जीन्स है हमारे पास। एक जो है ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों को रेजिस्टेंट कर रहा है, लेकिन हम एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन का नहीं करना चाह रहे हैं। तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा वो इसको काट के यहाँ पे एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस लगा देगा और टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस को खत्म कर देगा अल्टीमेटली। तो हमारी जो डिजायर्ड सेल है वो केवल एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस होना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं होना चाहिए। तो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए हमें पता लगेगा, तो तब हमें पता लगेगा कि हमारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड उस सेल में पहुंचा है, जो सेल केवल एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस होगी, टेट्रासाइक्लिन के नहीं होगी। तो बेसिकली सेलेक्ट जो हमारा टूल्स थे, सेलेक्ट कैसे करेंगे हम, जांचेंगे कैसे, उसके लिए ये वाली मार्कर्स के लिए जो हम बात कर रहे थे, मार्कर्स में ये इस चीज़ का एग्जांपल दिया गया है कि टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन को रेजिस्टेंस को से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेल्स को, किसमें हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए गया है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है। तो जो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, दिस हेल्प्स टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट्स। जो एम्पिसिलिन के लिए जो रेजिस्टेंट सेल्स हैं केवल, उनसे हमें ट्रांसफॉर्मेंट सेल प्राप्त हुई। तो क्या अब एम्पिसिलिन के साथ जो बाकी जो जीन्स थे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ, वो वाले जीन भी हमें उन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स में मिल जाएंगे। तो उन सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो सेल्स केवल जिनमें केवल एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस था, वो है सेल हम लास्ट में सेपरेट कर पाए, और उन सेल्स में हमारा डिजायर्ड जीन्स भी थे। तो इस तरीके से हमने इनएक्टिवेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से रिकम्बिनेंट्स को सिलेक्ट कर पाए। जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को देख के बाकी जीन्स थे वो हम सेलेक्ट कर पाए, बाकी जीन्स।
तो इसको कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। मार्कर्स मतलब ये मार्क एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एक्ट एज ए मार्कर। यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में मार्कर का काम करा। जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की सेल्स थी वो उन्होंने हमें बताया कि ये सेल्स हैं हमें जो हमारे काम की सेल्स हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स। तो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेगा। कुछ कंडीशंस में हम ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर्स भी लगा सकते हैं जो कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे डालें, मतलब कलर मेकिंग सबस्ट्रेट पे डालें तो वो कलर बना दें। तो उन सेल्स को हम कलर बनाएंगी या किस कलर की कॉलोनी होगी वहां से हम बैक्टीरिया को उठा सकते हैं। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी डाल सकते हैं हम इन मार्कर की जगह पे। जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की जगह पे हम कुछ कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट डाल सकते हैं। तो जब वो हमारा डिजायर्ड डीएनए के साथ जाएगा उस सेल में, तो वो पर्टिकुलर कलर बनाएगा। वो डिजायर्ड सेल जो पर्टिकुलर कलर बनाएगी, उस कलर कॉलोनी को हम ले लेंगे, वो हमारे डिजायर्ड सेल्स होंगी। राइट, इस डायग्राम में देखें, ये हमारा फॉरेन डीएनए जो ऑरेंज कलर की बाहर है, और ये प्लाज्मिड वेक्टर है। तो ये फॉरेन डीएनए हमने एक वेक्टर में डाल दिया, इसमें नहीं गया, ऊपर वाले में तो चला गया और नीचे वाले में नहीं गया। और हमने एक मार्कर डाला है, हमने एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक मार्कर डाला है जो हमारे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट कर लेगा और व्हाइट कॉलोनी बनाएगा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में। ये इसी के साथ फॉरेन डीएनए के साथ एक हमने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर काम करने वाला डीएनए भी लगा दिया, जिससे कि हमारा जो जब मीडिया में इसको ग्रो करेंगे, इस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, तो वो सबस्ट्रेट वो डीएनए उस सबस्ट्रेट पे काम करेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा, तो हमें व्हाइट कॉलोनीज मिलेंगी। तो ये हमारे डिजायर्ड कॉलोनीज हैं। ठीक है, व्हाइट कॉलोनी ये हमारी जो है सेल्स, डिजायर्ड सेल्स हैं, इनको हम उठा लेंगे, बाकी को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिनमें प्लाज्मिड के साथ फॉरेन डीएनए नहीं गया, तो उनके साथ वो वाला डीएनए भी नहीं गया जो कि सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करता, तो सबस्ट्रेट पर ब्लू कॉलोनी बनेगी। तो ये हमारी ब्लू कॉलोनी जो अनडिजायर्ड कॉलोनी है, तो इनको हम यूज नहीं करेंगे, इनको यूज करेंगे। ये डिजायर्ड सेल है हमारी, जिसमें कि सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट कर पाया, तो इसका मतलब हमारा फॉरेन डीएनए इसमें चला गया है। तो मार्कर्स हम यूज कर लेते हैं उनके साथ, डिजायर्ड जीन के साथ, डिजायर्ड डीएनए के साथ एक मार्कर डीएनए भी लगा देते हैं, जिससे कि हम आगे आइडेंटिफाई सेल को आइडेंटिफाई कर पाएं कि भाई ये हमारी मार्कर्स, ये हमारी डिजायर्ड सेल्स हैं। क्योंकि बैक्टीरिया की शक्ल तो होती है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया तो छोटी छोटी सेल्स होती हैं, तो जो कुछ ऐसे सबस्ट्रेट पे काम करेगी, सबस्ट्रेट पे काम करेगी और डाइजेस्ट कर देगी, तो कुछ कॉलोनी हमें डिफरेंट टाइप की कॉलोनीज बन जाएंगी। तो इसको क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक मार्कर्स बोल सकते हैं इसको हम, जो कि क्रोमो मतलब कलर प्रोड्यूस कर पाए। सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज इसलिए करते हैं कि हमें पता लग जाए कि हाँ भाई ये जो कॉलोनीज हैं, ये जो डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, जो हम डिजायर्ड बैक्टीरिया हैं, उसको हम सेपरेट कर पाए बाकी बैक्टीरिया से। वह जो हम बात कर रहे थे व्हाइट कॉलोनी, ब्लू कॉलोनी की, वो बैक्टीरिया हमने जब जीन इंट्रोड्यूस किया था प्लाज्मिड के द्वारा, तो कुछ बैक्टीरिया में गया होगा, कुछ में नहीं गया होगा। ठीक है, तो जिनमें गया है, जिनमें हमारा रिकमेंडेड डीएनए बना है, वो तो व्हाइट कॉलोनीज बनाएंगी। एक ही पेट्री डिश में बन रही है बाय द वे, है ना। जिनमें हमारा रिकमेंडेड डीएनए गया है वो तो व्हाइट डॉट्स कॉलोनी बनेंगी, इसमें देख सकते हैं पेट्री डिश में। और जिनमें नहीं गया वो ब्लू कॉलोनी बनेंगे। उसके बाद हम इनको व्हाइट कॉलोनीज को सेपरेट कर लेंगे। ये हमारे डिजायर्ड सेल्स हैं, डिजायर्ड सेल्स हैं विद रिकमेंडेड डीएनए, व्हाइट कॉलोनीज, है ना। ब्लू कॉलोनीज को हम छोड़ देंगे, व्हाइट कॉलोनीज को हम उठा लेंगे, यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सेलेक्टेबल मार्कर्स के द्वारा डिजायर्ड इफेक्ट्स वाली कॉलोनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्टिव मार्कर्स के द्वारा।
अब ये है जेनेटिक टूल्स, कुछ पैथोजेंस के वेक्टर्स की तरह से हम यूज कर सकते हैं फॉर इंट्रोडक्शन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, लाइक एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस, एक पैथोजन है, ये डाइकोट प्लांट्स का पैथोजन है। इसको हम एक वेक्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस, इसको भी वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट जीन्स इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में हमें कोई नया जीन इंट्रोड्यूस करना है तो इस वाले बैक्टीरिया को हम यूज कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया उसमें जाके पैथोजेनिक बैक्टीरिया में, लेकिन हम डिजायर्ड जब रिकमेंडेड डीएनए डालेंगे इस बैक्टीरिया में तो ये बीमारी तो नहीं करेगा, पैथोजन काम नहीं करेगा, लेकिन ये हमारा डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देगा सेल के अंदर। देन रेट्रोवायरसेस, रेट्रोवायरसेस हैं, रेट्रोवायरसेस भी हैं जो कि हमारी जो डीएनए को लेके जाके सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, एनिमल सेल्स में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो इनको हम एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द एनिमल्स एंड प्लांट्स। Like agrobacterial tumifications can deliver a piece of DNA to transform normal plant cell into a tumor. ठीक है, these tumor cell produce the chemicals required by the pathogen. So the plasmid of the Acrobacterium tumifaciens का जो प्लाज्मिड है ये क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम कर रहा है, बट बीमारी नहीं कर रहा, केवल डिजायर्ड इफेक्ट करेगा और हमारे डिलीवरी और हमारी जीन को प्लांट सेल में डिलीवरी कर देगा। जैसे रेट्रोवायरस इन एनिमल्स कैन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल्स, तो ये डिजायर्ड जीन को इसमें एनिमल सेल में ट्रांसफर करने का काम आ सकता है वेक्टर, एज ए वेक्टर। कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए हमको जो हमने नया रिकमेंडेड डीएनए बनाया उसके होस्ट के लिए। अब डीएनए जो है एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है, तो सेल में ऐसे ही जाएगा। सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है ना, वाटर को दूर भगाता है, लिपिड में सॉल्युबल होता है, जबकि हाइड्रोफिलिक वाटर में सॉल्युबल होता है। तो बैक्टीरियल सेल मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए और प्लाज्मिड। एलियन डीएनए और प्लाज्मिड को लेने के लिए बैक्टीरियल सेल को हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। मतलब वो बैक्टीरियल सेल हम जो है हाइड्रोफिलिक बनानी पड़ती है। तो एक होता है हमारा, एक वो टेक्नोलॉजी होती है उसमें वाटर शॉक, हीट शॉक दे देते हैं। इसमें पहले इसको फ्रीज करते हैं सेल को, उसके बाद 42 डिग्री तक गर्म करते हैं और फिर से फ्रीज कर देते हैं। तो इस जब ये हीट शॉक देते हैं तो इस दौरान ये प्लाज्मिड इसके अंदर जा सकता है। ये नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है। एक प्लाज्मिड डाला हमने कॉम्पिटेंट सेल के अंदर प्लाज्मिड और हीट शॉक दिया तो प्लाज्मिड इसके अंदर ट्रेवल कर गया। प्लाज्मिड के साथ ही हमारा प्लाज्मिड के अंदर रिकमेंडेड डीएनए है, तो रिकमेंडेड डीएनए अंदर सेल के अंदर चला गया। दिस इज अ हीट शॉक टेक्नोलॉजी, हीट शॉक। उसके बाद माइक्रो इंजेक्शन से डीएनए डायरेक्टली हम न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। देन बायोलिस्टिक्स है, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten. This method is suitable for plants. जीन जो गन, जीन गन कहते हैं इसको, बायोलिस्टिक्स जीन गन। प्लांट्स में बम्बारिंग करके सीधा सीधा नया डीएनए हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Then disarmed पैथोजन वेक्टर, जो ये वेक्टर होते हैं जब ये सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो रिकमेंडेड डीएनए को सेल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं रिकमेंडेड डीएनए को अंदर ट्रांसफर करने की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी आगे नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। अभी इसको एक बार आप आज इसको दोबारा से पढ़ना है एनसीईआरटी में से। अभी मैंने आपको ब्रॉड समझा दिया, एक बार इसको आज ही पढ़ लेना सभी लोग, तो आपको जो चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएंगी।
सर Okay, sir. जीन गन काम कैसे करता है सर? जीन गन बेसिकली जो है बम्बारिंग करता है, तो बम्बारिंग करेगा तो हाई वेलोसिटी पे बम्बारिंग करेगा तो माइक्रो पार्टिकल्स को अंदर अंदर जो है प्लेस कर देता है, सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर प्लेस कर सकता है, तो जो हमारा डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकता है उसके अंदर। इसको आप लोग पढ़ लें आज चैप्टर को, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको वापस करके फिर पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर उसी दिन फिर एमसीक्यूज भी करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है ये। दूसरे प्लांट से सर जीन को कैसे निकालते हैं? वो जो पूरा जो अभी पूरी पढ़ी थी हमने, प्रोसेस पूरा पढ़ा था, वही सारा सब करना पड़ेगा। पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से प्लांट में हम डिजायर्ड जीन को लेना चाह रहे हैं, कौन सा जीन लेना चाह रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करके फिर जो है इंडोन्यूक्लियस से उसको सेल में से इंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का एक्शन करके पूरा जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो भी हमने अभी तक पढ़ा, पूरा उसी प्रोसेस को वापस करते हैं, पूरे प्रोसेस को। सर यूकेरियोटिक सेल्स में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है? यूकेरियोटिक सेल्स में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, यस सर। ये प्लाज्मिड्स के लिए ही काम कर रहा है बेसिकली। जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है वो प्लाज्मिड्स का मेनली हम यूज करते हैं। प्लाज्मिड्स का यूज इसलिए करते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये, इसलिए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो भी यूज कर रहे हैं प्लाज्मिड्स के लिए मेनली यूज कर रहे हैं, सो दैट हम उसको इंट्रोड्यूस कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए, डीएनए को रिप्रोड्यूस कर पाए, फिर उसके बाद उस डीएनए को होस्ट सेल में वेक्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस कर पाए। तो सर उसमें प्रेजेंट होगा ना सर? क्या मतलब कि यूकेरियोटिक सेल्स में फिर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट है? यूकेरियोटिक सेल्स ये मैं चेक कर लूँ। बेसिकली जो क्लास है ये केवल इंट्रोडक्शन है बायोटेक्नोलॉजी का, किस तरीके से हम जो है जीन्स को आइडेंटिफाई करके ट्रांसफर कर सकते हैं एक सेल में। दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास फॉर रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। चलिए आज की क्लास फिर बंद करते हैं। थैंक यू सर।